नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खास पेशकश खबर में दम है में मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की, जहां पर इंदौर अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अग्निकांड के आरोपी का नाम संजय है, जहां 6 महीने तक उसी बिल्डिंग में आरोपी रह रहा था। बिल्डिंग में एक लड़की से जान पहचान हुई। युवती की शादी तय होने से भी नाराज था युवक। युवती पर शादी का दबाव बना रहा था सिरफिरा आशिक। कुछ दिन पहले लड़की से विवाद हुआ था। पैसों को लेकर भी लड़की से विवाद हुआ था। लड़की से बदला लेने के लिए स्कूटी में युवक ने आग लगा दी। स्कूटी से आग बिल्डिंग में फैली। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले हैं, तब जाकर ये एक अहम खुलासा हुआ है। तो जो घटना आज देखने को मिली है इंदौर में, जिस तरीके से एक बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है, इसमें एक प्रेमी सिरफिरे का कारनामा देखने को मिला है। महिला को जो उसमें पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और अभी वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। उनसे हमारी टीम ने भी, हम लोगों ने भी उसमें डिटेल्स में बात की है और पूरी तरीके से खतरे से बाहर है, पूरी तरह स्थिति सामान्य है। उसी बिल्डिंग में रहती थी वो महिला उसी बिल्डिंग में रहती थी। हाँ, जो घटनाक्रम देख करके उसमें लगा, मुख्य तौर पे उसने आग लगाई है। मुख्य तौर पे आरोपी से मिलने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। प्रथम दृष्टया आग वहाँ पर स्थानीय दफ्तर पर लगाई गई है, लेकिन इस पूरी तरह से आग ने एक भयावह रूप ले लिया और एक भीषण हादसे का वजह बनी। सर, पेट्रोल वही बाइक से निकाला था क्या? पहले बाइक से निकाल के फिर वहीं आग लगाई? हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में और हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसमें घटना से जुड़े बारीक पहलुओं पर उसमें विवेचना करेगी। फॉरेंसिक की टीम भी हमारी पहुंची है, उन चीज़ों की बारीकी से तस्दीक कर रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा ज्वलनशील पदार्थ, मुख्य तौर पर किरोसिन वाला पेट्रोल जैसी चीज़ें जो कि आगे फॉरेंसिक टेस्ट में आएंगी, उसका इस्तेमाल किया गया। क्योंकि आग अचानक तेज़ी से फैली तो मुख्य तौर पे जो परिस्थितियां हैं उससे ऐसा संभावना लगती है। सर, युवक कहाँ से रहने वाला, फिलहाल कहाँ पे रह रहा था सर? कहाँ से उसने इस तरीके? वो यहाँ पर एक कुछ छोटी प्राइवेट जॉब करता था। यहाँ पे प्राइवेट कुछ नौकरी में रहता था। अलग अलग उसने कई नौकरियाँ बदली थी। तो मुख्य तौर पर अभी कुछ समय से यहाँ पर रह रहा है, लगभग 1 साल से 6 माह तक वो उस मकान में रहा है। बाकी वो कुछ पैसों से विवाद के कारण फिर बाद में उससे वहाँ निकल गया है, लेकिन कुछ समय से है और उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ पता लगी। कौन सी धाराओं में मामला दर्ज होगा इस युवक के खिलाफ? इस युवक के खिलाफ हत्या क्या मुकदमा प्रकरण कायम होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने झगड़ा हुआ, युवती से झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और उसके बाद इस तरह की घटना की, इसलिए इसमें कठोर धाराओं में। पहले भी सर कोई धमकी उमकी दिया था क्या? इस तरीके से उसने बातें की थी कुछ जांच में? जैसा मैंने बताया कि पूर्व में इस विषय को लेकर के इनका विवाद हुआ था और साथ साथ इनका कुछ पैसे को भी लेकर के, कुछ 10,000 रुपये के आसपास कुछ पैसे थे, उसको भी लेकर के इनका आपस में विवाद हो चुका है। तो इस कारण से इसमें गंभीर धाराओं में प्रकरण का है। और अब बात करेंगे अहम खबरों की, जहां एमपी में अगले महीने खाली होने जा रही राज्यसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस से बीजेपी तक किन चेहरों पर लग सकती है मुहर? क्यों चुनावी राजनीति में अजूबा बनी ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट? क्या 2023 में टूटेगा 24 सालों का मिथक? और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उतर रही कोल इंडिया की एमपी से शुरुआत, क्या हिंदुस्तान के दिल का मुस्तकबिल होगा रोशन? देखिए, खबर में दम है। जून महीने में मध्य प्रदेश विधानसभा की 3 सीट खाली हो रही हैं। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से 3 सीट में से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। सवाल यह है कि इन 3 सीट पर पार्टियां किसे नवाजेंगी? कांग्रेस की ओर से 1 सीट पर चेहरा तकरीबन तय है, लेकिन बीजेपी से चेहरा कौन होगा, यह संशय बना हुआ है। क्या बीजेपी में इस बार भी एक केंद्र और एक राज्य की ओर से सामने आएगा नाम? क्या पार्टी इस बार भी उसी तय फॉर्मूले पर चलेगी? बीजेपी में किन नामों के हैं कयास? देखिए, खबर में दम है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं और जिसे लेकर जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। 3 में से 2 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। चेहरे इन सीटों को लेकर कौन होंगे, क्या उनका जातिगत समीकरण होगा, इसे लेकर दोनों पार्टियों में मंथन के दौर चल रहे हैं। बीजेपी में राज्यसभा के चयन का पार्टी में जो फॉर्मूला रहा है, उसमें अब तक एक नाम केंद्र और एक नाम राज्य के खाते से आता रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बार भी पार्टी इसी पैमाने पर आगे बढ़ेगी। दावेदारों की बात करें तो केंद्र से आने वाले चेहरे की बतौर पीयूष गोयल का नाम सबसे आगे है।
राज्यसभा की दूसरी सीट पर मुमकिन है कि जातिगत समीकरण साधने पार्टी एससी या ओबीसी चेहरे को राज्यसभा भेजे। इसमें एससी चेहरे के तौर पर अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का नाम भी चर्चाओं में है। ओबीसी चेहरे के बतौर बीजेपी की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार का नाम भी है। ये नाम महिला कोटे से भी माना जा रहा है, क्योंकि खाली हो रही एक सीट संपतिया उइके की भी है। सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा के सिद्धांत पर हम काम करते हैं। जो पिछड़े हैं, जो पिछड़े जिनको अगले उसमें लेके आना है पंक्ति में, इसके लिए हमारा संगठन काम करता है। हर कार्यकर्ता जो वंचित है, जो पिछड़ी श्रेणी में आता है, उसको आगे लाने का काम हमारी सरकारें भी करती हैं और संगठन भी करता है। बाकी किसी विशेष जाति धर्म, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। जो कार्यकर्ता कर्मठ होगा, जो संगठन तय करेगा, निश्चित रूप से उसको मौका दिया जाएगा। उधर कांग्रेस के हिस्से से खाली हो रही एक सीट पर अब भी विवेक तनखा ही हैं और संभावना यही है कि विवेक तनखा को ही पार्टी दोबारा राज्यसभा भेजेगी। देखिए, जब इसका कार्यकाल समाप्त होगा जून के करीब, हमने मंथन कर लिया है, नाम तकरीबन तय कर लिया है। समय पर हम अपना नाम घोषित हैं। कांग्रेस में सर्वसम्मति से नाम तय कर लिया गया। कोई विरोधाभास नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। योग्य उम्मीदवार का नाम तय हो चुका और समय आने पर हम घोषित कर देंगे। जून महीने में खाली हो रही एमपी में राज्यसभा की 3 सीटें, इनमें 2 सीटें बीजेपी की हैं, जिन पर एमजे अकबर और संपतिया उइके रहे हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में गई एक सीट पर विवेक तनखा है। बीजेपी इससे पहले आदिवासी वर्ग से आने वाले सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा भेज चुकी है। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार एससी वर्ग या पिछड़ा वर्ग से किसी चेहरे को भेजा जा सकता है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश भर में छाए कोयला संकट के बीच ये बड़ी खबर है, जहां पर भारत में कोयले की आपूर्ति करने वाली इकलौती कंपनी कोल इंडिया अब बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उतरने जा रही है। खास बात यह है कि इसके लिए कंपनी ने मध्य प्रदेश को चुना है। बिजली उत्पादन को लेकर कैसी होगी साझेदारी? क्या कोल इंडिया का ये कदम बिजली आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश का भविष्य रोशन कर पाएगा? देखिए, खबर में दम है। कोयले की कमी के चलते छाए बिजली संकट के बीच मध्य प्रदेश में एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कोल उत्पादक कंपनी कोल इंडिया पहली दफा अब उत्पादन यानी बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हाथ आजमाने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश को चुना गया है, जहां 2 अलग-अलग स्थानों पर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए जल्द यानी इसी माह ही एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। बिजली उत्पादन में हाथ आजमाने जा रही कोल इंडिया अमरकंटक और सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट में 1320 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए एमपी पावर जनरेशन कंपनी की साझेदार बनने जा रही है। संभावना है कि कोल इंडिया अपनी सब्सिडरी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के जरिए एमपी पावर जनरेशन कंपनी के साथ इसी महीने एग्रीमेंट करेगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार पावर प्लांट में भविष्य में कोयले की आपूर्ति में दिक्कत ना हो, इसके लिए वो कोल इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर पर काम कर रहा है। इसके तहत 660 मेगावाट बिजली उत्पादन की एक यूनिट अमरकंटक पावर प्लांट और 660 मेगावाट बिजली उत्पादन की दूसरी यूनिट सतपुड़ा के सारणी पावर प्लांट में लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा मार्च 2019 में 2 660 मेगावाट क्षमता के पावर हाउस प्रस्तावित किए गए थे। एक पावर हाउस चचाई अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन चचाई में प्रस्तावित था, दूसरा सारणी सतपुड़ा तापविद्युत सारणी में 600 मेगावाट क्षमता के प्रस्तावित थे। दोनों की लागत लगभग 4600 करोड़ रुपए प्रति पावर हाउस थी। अमरकंटक पावर हाउस के लिए अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिस पर अभी एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलना बाकी है। इस पावर हाउस में जो फाइनेंशियल वित्त की व्यवस्था है, उसमें 70% लोन से लेने की व्यवस्था है। 15% राशि पूंजीगत राशि प्रदेश शासन द्वारा देने की है तथा 15% राशि कोल इंडिया द्वारा अपनी सब्सिडरी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा देने की बात हो रही है। SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बिलासपुर से समझौता ज्ञापन कुछ ही समय में होने की उम्मीद है। प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने अतिरिक्त बिजली उत्पादन में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया के साथ इस जॉइंट वेंचर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। निश्चित रूप से हम नया प्लांट भी ला रहे हैं। हमारा कोयल हमारे
कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके एक नया प्लांट भी ला रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आप देख रहे हो कि दिन प्रतिदिन हम काम कर रहे हैं और नए एग्रीमेंट कर रहे हैं। आप ये देखिए, हम कुसुम ए और कुसुम सी लाए हैं, जिससे कोई भी आदमी हमारे पास अपना, अगर उसे लगता है कि हम उत्पादन कर सकते हैं, तो किसान रात में बिजली के लिए परेशान होते हैं, उनको दिन में बिजली मिले। हमने ये भी अभी कैबिनेट में तय किया है, माननीय शिवराज सिंह साहब ने, उनके नेतृत्व में, कि हम सरकारी जितने दफ्तर हैं, ये कोशिश होगी कि उन पर सोलर ऊर्जा के प्लेट लगा करके वहाँ पर हम उनको सोलर से ऊर्जा दें, सौर ऊर्जा दें, और जितनी ज़्यादा इससे सस्ती भी बिजली मिलेगी, प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को बिजली ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ हो। इधर भी हमने काम तीव्र गति से शुरू कर दिया है। पहले चरण में अमरकंटक के चिचोरी में थर्मल पावर स्टेशन के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब कोल इंडिया से इसकी आगामी स्वीकृति और कार्यवाही की उम्मीद है। उधर माना जा रहा है कि सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। क्या कोल इंडिया की ये पहल बिजली आपूर्ति के मामले में रोशन कर जाएगी मध्य प्रदेश का मुस्तकबिल? जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी राजनीति में जनादेश के साथ जीत हार की कहानी नहीं होती हमेशा, यहाँ भी होते हैं अजूबे। चुनावी राजनीति का एक ऐसा ही अजूबा है ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट। अजूबा इसलिए कि बीते 24 साल से यहाँ जिस पार्टी की सरकार में चुनाव होता है उस पार्टी का विधायक चुनाव हार जाता है। 1998 के चुनाव से लेकर 2020 कैसे डबरा सीट दोहराती रही है, एक ही तस्वीर देखिए, खबर में दम है। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर बीते 24 साल से मौजूदा सरकार अपना विधायक नहीं जिता पाई है। बीते 4 चुनाव शिवराज के नेतृत्व में हुए, लेकिन चारों ही बार डबरा में भाजपा का विधायक नहीं बन पाया। तो क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस तिलिस्म को तोड़ पाएगी? क्या डबरा में कमल खिला पाएगी, या फिर जीत का ये तिलिस्म यूं ही बरकरार रहेगा? तथ्यों के जरिए समझिए 24 बरस से ग्वालियर की ये डबरा विधानसभा सीट कैसे अजूबा बनी हुई है। 1998 और 2003 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस की सरकार में हुआ, लेकिन डबरा सीट पर कांग्रेस का विधायक चुनाव नहीं जीत सका। बीजेपी की नरोत्तम मिश्रा ने सीट से जीत दर्ज की। फिर 2008, 2013, 2018 में बीजेपी की सरकार में हुए थे चुनाव, और तीनों ही चुनाव में डबरा सीट पर कांग्रेस की टिकट पर इमरती देवी चुनाव जीती। और 2020 में जब बीजेपी की सरकार में उपचुनाव हुए तो इसी डबरा सीट पर 15 महीने पहले 60,000 वोटों से चुनाव जीत चुकी इमरती देवी 8,000 वोटों से चुनाव हार गई। डबरा से जुड़े इस मिथक से कांग्रेस को उम्मीद बंधी है कि 2023 में भी डबरा सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहेगा। डबरा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। आप देखिए किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चली थी उसमें भी हम जीते, और जिस समय पे इमरती देवी कांग्रेस से लड़ी थी तो 70,000 मत लेकर आई थी, और जब वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से लड़ी तो 8,000 मतों से वो उनकी हार हुई और कांग्रेस के पास पुनः वो सीट आई। तो कांग्रेस के जो मतदाता हैं डबरा सीट के, वो उनके अंदर कांग्रेस बसी हुई है, वो गांधी विचारधारा के लोग हैं, और पुनः एक बार फिर 23 के चुनाव में कांग्रेस पुनः डबरा की सीट को अर्जित करेगी। उधर इस मिथक से अलग डबरा सीट पर हार की वजह तलाश रही बीजेपी ने हार की समीक्षा शुरू कर दी है, और अब उसी आधार पर 2023 में पार्टी यहां चुनावी रणनीति बनाएगी। देखिए, हार की कई स्थानीय कारण भी रहते हैं और परिस्थितियां भी रहती हैं। चूँकि इतनी गहराई से समीक्षा जो करना चाहिए वो निश्चित रूप से संगठन के द्वारा की जाती है, और हो सकता है कई बार आपने देखा होगा हार में से ही जीत निकलती है। क्योंकि इतनी बार अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो हमें कारण भी पता पड़ गया। समीक्षा के दौरान ये भी स्थिति आ गई कि हमने ये प्रयोग नहीं किया, इस प्रयोग को कर लेते तो हम ये सीट जीत सकते थे, तो हम वो भी प्रयोग करेंगे। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी जाने में, संपर्क करने में, उसके माध्यम से इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट हो और उस भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। सवाल ये कि क्या 2023 में डबरा विधानसभा सीट का 24 साल से चला आ रहा ये मिथक टूट पाएगा, या
डबरा फिर वही कहानी दोहराएगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।